Hello friends, I am Pratik Jain. I am assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering IPS Academy. मैं काफ़ी टाइम से डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मैंने इस पर बुक भी लिखी है, तो मैंने सोचा इस बार वीडियोस बनाए जाए जो डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस ओरिएंटेड हो और बच्चों को हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट है पूरे सिलेबस का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो अगर आपको आ जाएगा तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर देखेंगे डेटा टाइप्स, देन क्लासिफिकेशन, देन एल्गोरिदम्स, देन अरे। आज के टॉपिक में ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 5 टॉपिक कवर करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक फॉर्म है जिसमें आप डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हो। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है। बेसिकली आप प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट समझ कर आते हैं जब आप डेटा स्ट्रक्चर करते हैं। तो बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मेन मेमोरी में वर्क करता है। अब मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी इज़ नथिंग, इट इज़ रैम और प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा को स्ट्रक्चर करा जाता है वो स्ट्रक्चर होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और वो अलग अलग एल्गोरिदम्स के थ्रू होता है। फिर डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपको समझना होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो डेटा टाइप्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से नाम से समझ में आ रहा है, आपको पता बताना है कंपाइलर को कि आप किस टाइप का डेटा दे रहे हैं। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर देखा है, आपने कैरेक्टर देखा है, आपने फ्लोट देखा है, तो ये सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, मीन्स जिसकी डेफिनेशन यूजर्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अरेज, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस, ये सारे डेफिनेशन आप देते हैं। फिर डेटा टाइप्स के बारे में समझने के बाद बेसिकली हमें समझना होता है क्लासिफिकेशन। डेटा स्ट्रक्चर किस किस फॉर्म में क्लासिफाइड है। देन क्लासिफिकेशन में आप इसको सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर इन 2 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसको कंसीडर करता है, जिसमें इंटीजर, रियल्स एंड कैरेक्टर्स यूज होते हैं और उसके थ्रू ये बनता है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में रहता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें लिंक्ड लिस्ट, अरे, स्टैक्स एंड क्यूज है। एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री एंड ग्राफ है। अब जो आप 5 यूनिट आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर की जो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, वो इसी को कवर करता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर और भी तरीके से क्लासीफाई होता है, जैसे होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, फिर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। देन इफ डेटा स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक वे है किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या रूट उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए एल्गोरिदम के क्या होते हैं। एल्गोरिदम का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कोई ना कोई इनपुट हमेशा उसको एक्सटर्नली अप्लाई होना चाहिए, मीन्स बिना इनपुट दिए आप वर्क आगे नहीं कर सकते। दूसरा, एट द एंड एल्गोरिदम कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करेगा ही करेगा, वो इनफाइनाइट नहीं चलेगा, वो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा ही देगा। और तीसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो डेफिनेट है, मतलब उसकी जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, वो इनफाइनाइट नहीं चलेगी। और कोई भी स्टेप, मतलब फॉर एग्जांपल देयर आर 5 स्टेप्स इन एल्गोरिदम, 2 स्टेप्स एंड 3 स्टेप्स कभी भी सेम नहीं होंगे, वो अनएम्बिगस रहेंगे एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। और तीसरा जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है एल्गोरिदम का, वो इफेक्टिव होना चाहिए आपके आउटपुट के पास पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इंदौर में रहते हैं, आप इंदौर में आपको महूना के जाना है, तो महूना के जाने के लिए आपको सबसे पहले आईपीएस से महूना के अगर आप जा रहे हैं तो आप राजेंद्र नगर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो इफेक्टिव है महूना के जाने के लिए। आप पीछे बाईपास की तरफ नहीं जाएंगे, वो इफेक्टिव वे नहीं है। तो दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम।
फिर इसी में इस एल्गोरिदम को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। एल्गोरिदम को कैलकुलेट करने के लिए दो बेसिक कंसेप्ट यूज़ करे जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, आप जो कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी जितनी वो स्पेस ले रहा है प्रोसेसर, तो वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। फिर सिमिलरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक प्रोसेस को सॉल्व करने में वो कितना टाइम लगा रहा है, दैट इज नोन एज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दो मेजर्स हैं एल्गोरिदम को कैलकुलेट करने के लिए, कितनी आपके एल्गोरिदम अच्छा है, कितना आपका एल्गोरिदम बुरा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एल्गोरिदम है वो कम स्पेस में सॉल्व हो रहा है, तो उस एल्गोरिदम को आप चूज करोगे। और सिमिलरली अगर कोई एल्गोरिदम है वो कम टाइम ले रहा है सॉल्व करने में दूसरी एल्गोरिदम से, तो आप कम टाइम वाली कॉम्प्लेक्सिटी को चूज करोगे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देन ये नोटेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के, बिगो नोटेशंस। अब कुछ बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, ये केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका प्रॉब्लम कोई है, आपको बिल्कुल पास में आपके सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज बेस्ट केस। एवरेज केस मीन सारे के सारे आपने केस लिया, उसका कोई एवरेज केस आ गया, दैट इज एवरेज केस। वर्स्ट केस कि आपको सॉल्यूशन सबसे एंड में जाके मिला, तो दैट इज नोन एज वर्स्ट केस। तो इन सब के नोटेशंस होते हैं। बिग ओमेगा बेस्ट केस के लिए होता है, बिग थीटा जो होता है वो एवरेज केस के लिए होता है, बिग ओ जो होता है वो वर्स्ट केस के लिए होता है। फिर ये सामने आपके एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपने कुछ n नंबर ऑफ फंक्शंस लिए हैं fn, जिसमें आपने वैल्यू ली है n की। एक बार आपने n की वैल्यू 1 लिया है, फिर n की वैल्यू 1 लिया तो उसका fn आया आपका 1, fn स्क्वायर भी 1 आया, fn क्यूब भी 1 आया। फिर f 2 टू द पावर n जो है वो 2 आया, और f log n 0 आया, f n log n जो है वो 0 आया। ठीक है, जब आपने n की वैल्यू 5 लिया तो आपका fn 5 आया, fn स्क्वायर 25 आया, fn क्यूब आपका 125 आया, f 2 टू द पावर 5 जो है आपका 32 आया, फिर f log 5 जो आपका आया वो 2.3 आया, एंड n log n आपका 11.6 आया। सिमिलरली 10 के लिए भी आपकी कुछ वैल्यूज आई है, 20 के लिए भी आपकी कुछ वैल्यूज आई है, ऐसे ही n इक्वल टू 50 के लिए भी आपकी कुछ वैल्यूज आए हैं। तो अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा आपको चूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चूज़ करने के लिए आप देखेंगे कि जिसमें आपकी वैल्यूज ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिसमें आपको ज़्यादा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो वो सीधी से जैसे इनपुट आपको बढ़ते चले जाएगा तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तो आपको ये चेक करना है कि जिसमें fn और fn इसके दो के बीच में वैल्यूज, दो के बीच में अगर वैल्यूज के डिफरेंस कम आएगा तो वो एल्गोरिदम आपके लिए बेस्ट रहता है। तो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक fx है, fx की वैल्यू है 14x स्क्वायर प्लस 8x, एक gx है जिसकी वैल्यू fx क्यूब प्लस 3। ये दो फंक्शंस है, ये दो कह सकते हैं एल्गोरिदम्स हैं जिससे आप कोई सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। अब इन दोनों में से चूज किसको करा जाए ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, f1 की वैल्यू निकाली। f1 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके तो आपका 22 आएगा। देन f2 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 14x स्क्वायर प्लस 8x में तो आपकी 72 आएगा। fx ये f की जगह 3, x की जगह 3 रखेंगे तो 150 आएगा। देन सिमिलरली f की जगह 6 रखेंगे तो 552 आएगा। तो आपका एक टेबल बन गया fx का। सिमिलरली जब आप gx में वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 जब रखेंगे तो 8 आएगा, 2 जब रखेंगे तो 43 आएगा, 3 जब रखेंगे तो 138 आएगा, 4 रखेंगे तो 322, 5 रखेंगे तो 628 एंड 6 रखेंगे तो 1083 रिस्पेक्टिवली। ये आपके आंसर्स आएंगे। तो अब इन दोनों में से आप चूज कौन सा करोगे। आप देखेंगे जब हम fx कर रहे थे तो 22 से 72 जा रहा था, 150 जा रहा था, 256 जा रहा था, 390 जा रहा था, 552 जा रहा था। जब आप gx रख रहे थे तो आप 8, 43, 138, 323, 628 एंड 1083 रख रहे थे। तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस जो है डेविएट ज़्यादा किस में हो रहा है, gx में हो रहा है। fx में डेविएशन कम हो रहा है एज कम्पेयर टू gx। तो आप fx को जो है चूज करेंगे एल्गोरिदम को। तो ये एक कंसेप्ट होता है एल्गोरिदम को चूज करने का। और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिसके थ्रू आप एल्गोरिदम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो वो आप हायर में देखते हैं जो आप इसमें कवर नहीं कर रहे। देन नेक्स्ट एग्जांपल है अरेज। अरे बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे वर्क करता है और जो यूजर डिफाइंड होता है। अब अरे जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मीन्स सारे का सारा जो आपके वैल्यूज रहेगी या तो एक ही डेटा टाइप में रहेगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो केवल सारी वैल्यूज जो रहेगी वो इंटीजर्स में रहेगी, और या आपने डेटा टाइप्स फ्लोट करा है तो सारी वैल्यूज फ्लोट में रहेगी या कैरेक्टर में रहेगी या एक पर्टिकुलर डेटा टाइप्स में रहेगा। अब टाइप्स ऑफ अरेज क्या होता है? टाइप्स ऑफ अरे सिंगल डायमेंशन अरे होता है, मल्टी डायमेंशन अरे होता है। तो एक एक करके वो देखते हैं। सिंगल डायमेंशन अरे में क्या होता है, जिसमें आप केवल एक सिंगल डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यू में। अब इसमें आप ये देख सकते हैं अरे नेम। अरे नेम में आप देख रहे हैं लीस्ट, ये एल स्टैंड फॉर लीस्ट बाउंड एंड लोअर बाउंड, और लीस्ट बाउंड, और यू स्टैंड फॉर अपर बाउंड। अरे नेम, ये अरे नेम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड होता है, ये एग्जांपल होता है। और एक और तरीके से आप इससे कर सकते हैं डेटा, ये आप डेटा टाइप जो भी आपको देना है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, अरे नेम ये भी यूजर डिफाइंड है, साइज जो भी आपको साइज देना है ये आपका एग्जाम्पल है। और अरे की साइज जो होता है वो साइज -1 होता है, क्योंकि अरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो वो साइज -1। फॉर एग्जांपल आप ये ABC5 नाम का आपने कोई अरे डिक्लेयर करा है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो 5 आप इंसर्ट कर सकते हैं, और उसका जो वैल्यू जाएगा वो 0 टू, इंडेक्सिंग जो जाएगा वो 0 to 4 जाएगा। एक प्रोग्राम से इसको समझते हैं सिंगल डायमेंशन अरे कैसे वर्क करता है। ये आपकी हेडर फाइल है, सी पे आप वर्क कर रहे हैं। देन मैक्स 5 स्टैंड फॉर, आपने जो अरे दिया है उसका साइज 5 जा सकता है मैक्सिमम। 0 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आपने ए मैक्स, ये कोई भी प्रोग्राम आपका हमेशा ध्यान रखना 3 चीज़ों पे वर्क करता है। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन, सेकंड वन इज डेफिनेशन, थर्ड वन इज कॉलिंग। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ समझेंगे कैसे वर्क कर रहे हैं। इंट ए मैक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें क्या हुआ, आपने क्या करा, आपने ए मैक्स नाम का एक अरे को डिक्लेयर करा है, दैट इज डिक्लेरेशन। देन इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये साथ में आपने उसको दे दी डेफिनेशन, मीन्स इसका 2 पार्ट हो चुके हैं, डिक्लेरेशन भी हो चुका है और डेफिनेशन भी हो चुका है। देन सेकंड वन इज इंट बी मैक्स। अब बी मैक्स में आपने क्या करा है, आपने एक और अरे को डिक्लेयर करा है जो जिसका टाइप इंटीजर है, लेकिन इसकी आपने अभी डेफिनेशन नहीं दी है। इसके साथ आपने एक और दिया है आई जिसको आपने इंटीजर डेटा टाइप में डिक्लेयर करा है, इसकी भी आपने डेफिनेशन नहीं दी है। मीन्स आपके पास क्या हो चुका है, आपका अरे 1 का डिक्लेरेशन हो चुका है, डेफिनेशन हो चुका है, अब उसका थर्ड पार्ट कॉलिंग बचा हुआ है। सिमिलरली सेकंड जो आपका है बी मैक्स, उसका आपने डिक्लेरेशन दे दिया है, लेकिन इसका डेफिनेशन भी बचा है और इसका कॉलिंग भी बचा है। तो वो कैसे आगे वर्क करते हैं वो देखते हैं। फिर सबसे पहले आपने क्या करा, printf एंटर द एलिमेंट ऑफ अरे बी, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये तो printf में। फिर आपने यहाँ पे चलाया फॉर लूप, फॉर लूप आपने चलाया, फॉर लूप चलाने के बाद आई इक्वल टू आई की वैल्यू आपने डेफिनेशन दिया, ये आई है, आई को आपने डिक्लेयर करा था, अब इसकी आप डेफिनेशन दे रहे हो, आई लेस देन मैक्स, आई प्लस प्लस, ये आपने फॉर लूप चलाया। फिर यहाँ पर आपने एंटर द एलिमेंट ऑफ अरे एलिमेंट, हाँ यहाँ पे आपने अब लूप चलाया। पहला लूप जैसे ही आप चलाएंगे एंटर द एलिमेंट इंसर्ट करेगा, आप जो भी वैल्यू देंगे वो जाएगी आपके फर्स्ट एलिमेंट में। फॉर एग्जाम्पल बी 0 पे वो एंटर पुट हो जाएगा। देन आप वो लूप के बाहर निकलेगा, लूप के बाहर निकलेगा, फिर आई जैसे ही वो लूप के बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 को वो चेक करेगा मैक्स से छोटा है क्या, मैक्स की वैल्यू है 5 जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर देके रखी है, तो मैक्स की वैल्यू आपकी 5 हो गई। तो जैसे ही वो 1 देखेगा वापस से वो सेटिस्फाई कर रहा है आपके लूप की कंडीशन को, तो वापस वो एंटर करेगा, तो अब आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 पे पुट होगी। तो B1 की वैल्यू आप स्कैनफ से दे रहे हो, मतलब आप कीबोर्ड से वैल्यू दे सकते हो, तो आप जो भी वैल्यू दोगे वो कीबोर्ड से दोगे, तो आपकी जो भी वैल्यू आपकी इंसर्ट होगी B1 पे होगी। ऐसे ही आप करते करते B2 की वैल्यू भी दे दोगे, B3 की वैल्यू भी दे दोगे, B4 की वैल्यू भी दे दोगे। लेकिन जैसे ही आप 5 पे जाओगे, जैसे इंक्रीमेंट होगे वो 5 होगा,
5 चेक करेगा 5 जो है वो मैक्स से छोटा है क्या, 5 मैक्स से छोटा नहीं, वो इक्वल है, तो आपका वो लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। लूप जैसे ही ब्रेक हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा मतलब आपका प्रिंटफ एलिमेंट ऑफ अरे ए, ये वाला वो प्रिंट करेगा। अब इस बीच आपने क्या करा, ये जो चीज़ थी इसके बीच में आपने ये करा है, आपने जो बी मैक्स को जो डिक्लेयर करा था वो भी आपने डेफिनेशन दे दिया, मीन्स B0 B1 B2 B3 B4 इसकी भी आपने डेफिनेशन दे दिया है, और वो डेफिनेशन आपने दिया विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, क्योंकि आपने स्कैनएफ से करा है। सिमिलरली इसकी डेफिनेशन तो आप दे चुके थे, जिसमें आपके A0 पे है 1, A1 पे है 2, A2 पे है 3, A4 पे है A3 पे है 4 और A4 पे है 5। तो डेफिनेशन दे दिया है। अब इसका कॉलिंग बचा था, तो कॉलिंग करने के लिए आप यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो प्रिंट एफ। जैसे आपने प्रिंट एफ करा i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स, i प्लस प्लस, तो आपका पूरा का पूरा ये जो है i0 से लेके i4 तक 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट हो गया। तो मीन्स आपकी जो अरे फर्स्ट अरे है उसका आपका डिक्लेरेशन भी हो गया, कॉलिंग भी हो गया, एंड आपका डिक्लेरेशन भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, और यहाँ पे प्रिंट एफ से आपका कॉलिंग भी हो गया। सिमिलरली आपका यहाँ पे डेफिनेशन हो चुका था, डिक्लेरेशन और यहाँ पे डेफिनेशन, और थर्ड में आपने इसको सेम वे में कॉल कर लिया, तो यहाँ पे आपका सेकंड अरे का भी कॉलिंग हो गया। तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो आप इसको रन करेंगे तो देखिए कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले आपका लिखा हुआ आएगा एंटर द एलिमेंट ऑफ अरे बी। ये कैसे आया, सबसे पहले आपने ये देखिए वॉइड मेन फंक्शन में वो चेक करेगा, चेक करते हुए प्रिंटएफ सबसे पहले इसको यहाँ मिला, तो उसने सबसे पहले देगा एंटर द एलिमेंट ऑफ अरे बी, फिर वो यहाँ पे लूप के अंदर गया, फिर एंटर द एलिमेंट, तो एंटर द एलिमेंट, तो एंटर द एलिमेंट एज इट इज लिखा हुआ आया। यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते थे क्योंकि स्कैनएफ है, आप 66 भी लिख सकते थे, आप 1000 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। तो 6 लिख के मैंने एंटर जैसे ही दबाओगे तो आपका लूप वापस से जाएगा, क्योंकि लूप सेटिस्फाई कर रहा है, आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद B1 पे जो आप वैल्यू दोगे वो यहाँ पे आएगा, जो भी आप दोगे, मैंने 7 दिया, आप कुछ भी दे सकते थे। B2 पे 8 आएगा, B3 पे 9 आएगा और B4 पे 10 आएगा। तो ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। सिमिलरली इसका डेफिनेशन तो दिया हुआ था, ये कॉलिंग कैसे आया, कॉलिंग यहाँ से आया i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स, तो ये A0 पे आपका 1 है, तो A0 पे 1 आया, A1 पे 2 आया, A2 पे 3 आया, A3 पे 4 आया और A4 पे 5 आया, तो ये आपका कॉलिंग आ गया। सिमिलरली जो आपने डेफिनेशन यहाँ पे दिया था उसको यहाँ पे कॉल हो गया। तो ये 1 डायमेंशन अरे, क्योंकि इसमें आपने 1 डायमेंशन लीनियर आपने यूज करा। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशन अरे। सिमिलरली मल्टी डायमेंशन अरे के बारे में भी हम देखते हैं। मल्टी डायमेंशन अरे में आप अलग अलग टाइप के देख सकते हैं, जिसके 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन अरे से हम स्टार्ट करते हैं। 2 डायमेंशन अरे में आप 2 वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ए लिया है, ए में लोअर बाउंड अपर बाउंड, फिर साथ में फिर लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ये आर स्टैंड फॉर रो एंड सी स्टैंड फॉर कॉलम। तो लोअर बाउंड ऑफ रो एंड कॉलम, अपर बाउंड ऑफ रो एंड कॉलम। अब ये कैसे वर्क करता है आगे देखते हैं। तो कुछ फॉर्मूले थे आपको याद रखना है 2 डायमेंशन। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो अपर बाउंड 1 माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आएगा। सिमिलरली डेटा टाइप जो भी आपको देना है, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, उसके हिसाब से आप डेटा टाइप दे सकते हैं। अरे नेम यूजर जो भी आपको देना है, ABC जो भी आपको दे सकते हैं। रो साइज जैसे मैं ये बताया था यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ये रो साइज है। देन लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये बताया था, ये कॉलम साइज है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 3x3, ये 3x3, ये आपका एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। इसका क्या मतलब हुआ, आपके रो में 3 मेंबर्स हैं और कॉलम में 3 मेंबर्स हैं। अब ये आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बोला है इन्होंने इंटीजर अरे, तो यहाँ पे इंटीजर रहेगा। और नाम जैसे मैंने बताया था, आप अपने हिसाब से देखते हैं, यहाँ ए दिया है, आप बी भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। हाँ, पहले प्रोग्राम समझते हैं, प्रोग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे वर्क करते हैं। सेम वे आपने हेडर फाइल लिया सी की, और यहाँ पे जैसे आपने 5 लिया था पिछले सिंगल डायमेंशन अरे में, यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10x10 का अरे बना सकते हैं।
एक चीज और, यहाँ पे आप कितने एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। 3x3 लिया है तो यहाँ पे आप 3 × 3 9 एलिमेंट्स इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 4 × 2 यहाँ मीन्स आप 8 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते थे। सिमिलरली अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो देखते हैं। आप वो जो है एक ARR नाम का अरे बनाया है, ऊपर आपने क्या किस नाम से बनाया था सिंगल डायमेंशन अरे में भी, ये भी देख लेते हैं। सिंगल डायमेंशन अरे में आपने A का बनाया था, B का बनाया था, यहाँ पे आप केवल ARR का बना रहे। तो ये यूजर डिफाइंड है, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ARR मैक्स कॉमा मैक्स, ये मैक्स और मैक्स मीन्स 2 डायमेंशन अरे में आप 2 इनपुट्स देते हैं। तो मैक्स क्या हो सकता है यहाँ पे 10 हो सकता है, मीन्स 0 से लेके 9 तक आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। इंसर्ट एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास करें m and n। ये क्या कर रहे हैं, ये आपके रोज एंड कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करा रहे हैं। ये आप यूजर डिफाइन कर रहे हो, आप 10 से छोटा कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे 3 × 3 मैं m की वैल्यू भी 3 दे रहा हूँ और n की वैल्यू भी 3 दे रहा हूँ। इसका मतलब है मेरा अरे किस फॉर्मेट में बन रहा है 3 × 3 का। अगर मैं m की वैल्यू 4 दूंगा तो नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएंगी, और मैं n की वैल्यू 5 दूंगा तो नंबर ऑफ रोज 5 हो जाएंगे। तो 5 × 4 20 एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे और आपका मैट्रिक्स बनेगा 4, 5 को 2 डायमेंशनल अरे मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, सिमिलर देखो, ये वही चीज़ आपने जो है आपने डिक्लेरेशन करा हुआ है, अब आपको डेफिनेशन देना है। कुछ चीज़ें आपने इसमें आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे सॉरी कुछ डेटा टाइप्स आपने लिए हैं I J M N, उसके थ्रू आप वर्क करते हैं। m की वैल्यू आपने दे दिया है, आपके ऊपर ही जितना देना चाहे, n की वैल्यू भी आपके ऊपर ही जितना देना चाहे। फिर यहाँ पे आप वापस से लिख रहे हैं एंटर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से, तो यही चीज़ आपकी लिखी हुई आएगी एंटर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से। फिर आप यहाँ पे 2 लूप चलाएंगे। अगर 2 डायमेंशन अरे है तो यहाँ पे कितने लूप चलेंगे, यहाँ पे 2 लूप चलेंगे। ये आपका है फॉर लूप I एंड फॉर लूप J, तो लूप के अंदर लूप चलाना है आपको। अब ये कैसे वर्क करता है वो देखेंगे हम। फिर यहाँ पे आपने करा है स्कैनर I J। अब ये I J कैसे वर्क कर रहा है वो आपको देखना है। आपको यहाँ पे I की वैल्यू देखना है, I = 0। तो I की वैल्यू 0 है तो आप J लूप में जाएंगे, फिर J लूप में जाएंगे तो J की वैल्यू 0 है तो फिर आप J लूप के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या होगी I0 और J0, और आप I0 J0 में वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स जो भी वैल्यू पुट करेंगे आप 0 0 पे पुट करेंगे। आप देखते होंगे मैट्रिक्स भी ऐसे ही चलता है, 0 0 फर्स्ट रो के लिए 0 0, सेकंड जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके लिए 0 1, फिर थर्ड के लिए 0 2। सिमिलरली ऐसे करते करते फिर सेकंड रो क्या होगा 1 हो जाएगा, फिर 1 0, फिर 1 1 1 2, ऐसे करते हुए आपके वर्क करेगा। फिर ट्रैवर्स ARR, फिर आप यहाँ पे ट्रैवर्स का फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल कैसे, यहाँ पे आपने डेफिनेशन नहीं दिया है इसका, यहाँ पे आपने कॉल करा है, ठीक है। तो मीन्स अब इसकी डेफिनेशन कहाँ है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये ट्रैवर्स फंक्शन कहाँ पे है, इसको हम बाहर डिफाइन कर रहे हैं। ट्रैवर्स फंक्शन है ये, आप क्या कर रहे हैं अरे फंक्शन को इसमें कॉल कर रहे हैं, और इसमें एक और चीज़ कर रहे हैं आप सम भी करेंगे इसमें। मैट्रिक्स A I = 0, I <m I++। फिर आपने लाइन चेंज करी फॉर J = 0, J n J++। तो आप क्या कर रहे हैं देखिए, I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0 है, तो ARR 0 0। तो जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वो यहाँ से जो आपकी 0 0 की वैल्यू आई थी वो प्रिंट हो गया। फिर सिमिलरली 0 1 की जो वैल्यू आएगी वो आप जो आपकी निकली थी इसमें यहाँ पे जो आपने इंसर्ट कराई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर 0 2, फिर जैसे ही वो ये वाला लूप टूटेगा तो आपकी लाइन चेंज होगी, फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। वैसे करते करते आपका मैट्रिक्स बनेगा, फिर लास्ट में सम भी होगा। ये आप एग्जाम्पल से और समझते तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका मैट्रिक्स है। अब ये कैसे आया, आपने सबसे पहले क्या करा देखिए, एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आप अपने हिसाब से दे रहे हैं 3 3, मीन्स आपने m और n की वैल्यू क्या दिया है m की वैल्यू भी 3 दिया है और n की वैल्यू भी 3 दिया है, मीन्स यहाँ पे i की वैल्यू आप यहाँ पे आपके 3 हो जाएगा और n की वैल्यू भी आपका 3 हो जाएगा। फिर जब आप 0 0 करेंगे तो 0 0 में आप क्या इंसर्ट करा रहे हैं, आप इंसर्ट करा रहे हैं 1, और 0 1 में आप क्या इंसर्ट करा रहे हैं 2, और 0 2 में आप क्या इंसर्ट करा रहे हैं
3। अब जैसे आप 0 3 करेंगे तो 3 की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस वाले लूप को, फॉर लूप को, तो वो लूप कैंसिल हो जाएगा। तो लूप जैसे ही कैंसिल होगा वो ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा 1 में, आप आ गए आप सेकंड रो में आ गए आप। तो यहाँ पे आप 1 0 1 1 एंड 1 2। सिमिलरली जैसे आप 3 करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 0 2 1 एंड 2 2। जैसे आप 3 करेंगे तो आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो n से भी छोटा हो जाएगा, तो आपका लूप क्लोज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जो है आपका लूप दोनों के दोनों क्लोज हो जाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 जो है 3 के बाद नीचे 4 क्यों आ रहा है, मतलब 4 आपका एक सिंगल लीनियर लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, ये कोडिंग की वजह से। यहाँ पे मैंने जो है /n दिया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं जैसे ही ये वाला लूप क्लोज होगा वैसे /n हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 0 1 0 0 0 1 और 0 2 क्लोज हुआ, वो जे लूप क्लोज हुआ, और वैसे ही आपका क्या हुआ, लाइन चेंज हो गई, /n से लाइन चेंज हो गया, फिर सेकंड लाइन रो चलेगा, फिर जैसे ही वापस आपका जे लूप क्लोज होगा तो आपका थर्ड लूप पे आ जाएगा। सिमिलरली आपका ये जो है वो printf से आपने कॉल कर लिया। अब ये जो है इसके साथ साथ प्रिंट के साथ साथ वो ऐड भी करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस, ऐसे करते करते पूरा का पूरा ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते हुए आपके पूरे मैट्रिक्स का एडिशन दे रहे हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन अरे, इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशन अरे। अब 3 डायमेंशन अरे में आप 3 डायमेंशंस देते हैं। ये एग्जांपल दिया है, जैसे 1 डायमेंशन में आप केवल एक ही डायमेंशन दे देते, 2 डायमेंशन में आप 2 डायमेंशन दे रहे हैं, 3 डायमेंशन में आप 3 डायमेंशन देते हैं। तो इसमें आप 3 एलिमेंट्स कितने कैलकुलेट होंगे इसमें, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का है तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 एलिमेंट्स इसमें रहेंगे। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लास्ट के जो दो है 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स बनेगा और कितनी बार बनेगा, जितना पहली बार है, तो 3 क्रॉस 3 के 3 आपके मैट्रिक्स बनेंगे। ये प्रोग्राम इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। 1 डायमेंशन अरे में केवल एक लूप लगता था, आई लूप, 2 डायमेंशन अरे में 2 लूप लगते थे, 3 डायमेंशन अरे में 3 लूप लगेंगे, और ये ऐसे ही वर्क करेगा। ट्रैवर्स आप करेंगे तो देखिए ये आपका आउटपुट आया, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 के 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे 27 एलिमेंट आ गए। नंबर ऑफ 0 काउंट करने के लिए बोला है इन्होंने, तो काउंट एट्रीब्यूट से हमने यूज़ करा है इसको, और काउंट की डेफिनेशन दी है, तो उसके थ्रू हमने काउंट को कैलकुलेट कर लिया, 0 को कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन अरे, सिंगल डायमेंशन अरे और मल्टी डायमेंशन अरे। ठीक है, तो आज के दिन हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अरेज को। ठीक है, तो थैंक यू ऑल।